नमस्कार साथियों, मैं श्यामानंद द क्राइम के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत करता हूं। साला हम जितने भी लोग हैं, क्या यार हम अपने सेना के प्रति सहानुभूति तो हमेशा रख सकते हैं, उनके प्रति तो हमेशा इज्जत भाव, और अगर वो हमारी रक्षा करते हैं तो उनके प्रति हमारी कैसी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उन्हीं के वजह से हम शांति और समृद्धि पाते हैं और चैन की नींद सो पाते हैं। आज मैं यह कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड कहानी है, जो कि सच है। और वर्तमान में वो हादसा जो हुई थी उसका जो मलबा है, प्लेन का मलबा, वो आज जाके करीब 8 साल के बाद मिली है। साथियों, यह कहानी है AN-32 एयरक्राफ्ट की, जिसमें 22 जुलाई 2016 को चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए 22 लोगों, जिसमें 6 क्रू मेंबर भी थे, वह निकलते हैं। एक मिशन था और उस मिशन के लिए वो निकलते हैं, जिसमें 6 क्रू मेंबर भी थे। चेन्नई ताम्बरम एयरपोर्ट से उड़ान करने के ठीक 16 मतलब टेक ऑफ करने के बाद ठीक 16 मिनट बाद जो है वो प्लेन जो थी वो रडार से गायब हो जाती है। रडार से गायब हो जाती है, जो कि इसे 11:30 बजे ताम्बरम एयरपोर्ट अर्थात पोर्ट ब्लेयर उतरना था, जिसे 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर उतरना था। सुबह 8:46 पर पायलट से आखिरी बात हुई तो पायलट ने कहा था कि हम 1346 किलोमीटर दूरी तय कर चुके हैं और लगभग में 23,000 फीट की ऊंचाई पर वह प्लेन उस समय उड़ रहा था। जब पायलट से पूछा गया कि क्या सब कुछ ठीक है, तो पायलट ने जवाब दिया था कि हाँ, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल और सब कुछ ठीक है। परंतु उस बातचीत के बाद वह प्लेन रडार से गायब हो गया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लेन ऊपर तो चलती है, परंतु उसे नीचे से उसके जो रास्ते हैं, उसके जो ट्रैक हैं, वह नीचे से ही उसे बताया जाता है और प्लेन उस प्रकार से अपनी आवाजाही को जारी रखती है। अर्थात इसके बाद जब वह रडार से गायब हो गई तो वह प्लेन गायब हो गई और किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। उसके बाद इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के सम्मिलित मिशन द्वारा इस जहाज़ को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की गई, बहुत सारी मेहनत की गई। इंडियन नेवी ने अपने सबसे बड़े जहाज़ जो थे, करीब 13 बड़े जहाज़ बंगाल की खाड़ी में उतार दिए कि आखिर ये प्लेन गया तो गया कहाँ। और इंडियन एयरफोर्स भी अपने सबमरीन्स पनडुब्बियाँ जो थी उसे भी लगाया गया। करीब 15 से 20 दिन, दो महीने तक लगभग में इस प्लेन की खोज जारी रही, परंतु इस प्लेन का कोई अता पता नहीं चला। और अंततः इन्हें भी जैसे लगा कि नहीं, अब प्लेन को ढूंढना स्वाभाविक रूप से पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी की स्थापना इसके लिए की गई थी कि इस प्लेन को ढूंढा जाए। इस प्लेन ने इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा एक अंडर वाटर रोबोट तैयार किया गया था। और यह रोबोट हाल ही में विमान की खोज की है जो AN-32 है। करीब बंगाल की खाड़ी में 3.5 किलोमीटर की गहराई में इस विमान के मलबे को देखा गया है। साथियों, AN-32 की कुछ खासियतें हैं जिनके बारे में मैं आपको अवगत करा देता हूं। यह 2 इंजन वाली एयरक्राफ्ट है। इसका उपयोग सामान ढोने में किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट की जो कैपेसिटी है वह 8 टन जो सामान होती है वो ढो सकती है। इसके साथ साथ 50 और जो व्यक्ति होते हैं उसे लेकर जाया जा सकता है। AN-32 के लगभग में 10 प्रकार हैं, जिसमें से कुछ के नाम है AN-32A, AN-32B और AN-32P। इस प्रकार के 10 प्रकार के ये विमान हैं। AN-32 की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 530 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलती है। और इसका जो वज़न है वह 16,000 टन है। इसे सिविलियन
अर्थात नागरिकों की रक्षा के लिए, नागरिकों की सहायता के लिए, अगर नागरिक कोई विदेश में रह रहे हों और उस समय वहाँ संकट आ गई तो उसे भी ढोने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और मिलिट्री के जितने सारे काम होते हैं उसे ढोने के लिए भी इसे बनाया गया है। AN-32 का इतिहास प्राचीन काल से ही विवादास्पद रही है और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस प्रकार के विमानों को फिर भी हमारे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के सेना के जवानों को उपयोग में क्यों भेजा जाता है, इनकी उपयोगिता को क्यों कम किया जाता है और हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। इनसे जुड़ी कुछ घटनाएं हैं। 25 मार्च 1986 को हिंद महासागर में यह प्लेन AN-32 क्रैश कर गई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। 1999 में इससे एक हादसा हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते समय यह AN-32 जो एयरक्राफ्ट था वो क्रैश कर गया था, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद 10 जून 2009 को अरुणाचल प्रदेश में हादसा हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। साथियों, मेरा उद्देश्य अगर व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो साला हम कितनी भी चैन से सोते हैं, हमारी जितनी भी खुशियां हैं, जितने भी वास्तविकता है, हम सुख चैन से सांस लेते हैं, वह किसके चलते? हमारी सेना के चलते ही। चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो। अगर आपको लगता है कि सेना की नज़र में अगर आपके अंदर यह भाव नहीं है तो जाके देखिए सियाचिन में, जहाँ बर्फ से लदे हुए रहते हैं और उसमें हमारे सेना 24 घंटे मुस्तैदी से खड़े रहते हैं। जाके देखना है तो देखिए आप अरुणाचल प्रदेश में, जाके देखना है तो देखिए आप सिक्किम में, कि जाके देखना है तो देखिए आप गलवान घाटी में कि हमारी जो सेना है वह किस प्रकार से काम करती है। दिन रात एक करके काम करती है, अपने जान की परवाह किए बिना काम करती है। क्या हमारी और हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इन सेनाओं को ऐसे सुरक्षित चीज़ें, ऐसे सुरक्षित वेपन्स, ऐसे सुरक्षित एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किया जाए जिनसे यह हमारी जो आने वाली पीढ़ी है इनकी भी रक्षा करने में सक्षम हो। हम क्यों इस प्रकार के प्लेन को हम अपने सेनाओं को देते हैं जिससे उनकी मौतें होती है और एक जवान किसी एक का भाई या बेटा नहीं होता है, वो पूरे देश का आज 125 करोड़ या अरब जो भी हमारी भारतीय जनता है उन सब का बेटा होता है, एक जवान। और हमारी सोच में जब भी मैं एक जवान को देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि उसे मैं हमेशा सैल्यूट करता रहूँ। और यही सोच आप लोगों के अंदर भी आना चाहिए और यही सोच हमारे सरकार के अंदर भी आना चाहिए। जबकि आज पहले की तुलना में काफ़ी सारी जो कामें हैं वो मेक इन इंडिया के तहत किए जा रहे हैं। सेना के लिए अच्छे एयरक्राफ्ट, सेना के लिए अच्छे विमान प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, या फिर उसे खरीद कर सेना के अंदर दिए जा रहे हैं। तो इसी के साथ साथियों मिलते हैं द क्राइम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।